फॉर 1 सेकेंड अगर इस क्वेश्चन से हट के बात करें तो ये जो टेबल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, दैट इज एन आइडियल CVP एनालिसिस टेबल एंड दिस टेबल इज डिफरेंशियल कॉस्टिंग टेबल। डिफरेंशियल कॉस्टिंग को अलग से कॉस्टिंग नहीं है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग ये होती है कि आप एक ऑपरेटिंग लेवल से दूसरे ऑपरेटिंग लेवल पे जाएंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा और पर यूनिट कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है। अगर मैं 4000 से 5000 पे जाता हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट 34,000 से बढ़ के 6000 हो जाती, 40,000 हो जाती है, तो 6000 की डिफरेंशियल कॉस्ट है और मेरी पर यूनिट कॉस्ट 8.5 से कम होकर 8 हो जाती है। तो ये जो कॉस्ट सेविंग है ये रेलेवेंट कॉस्ट है, डिफरेंशियल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल में क्या फर्क हुआ है? इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ना? जी जी, आप 4000 से 5000 पे जा रहे थे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट जी। अब यहाँ पे इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल में क्या डिफरेंस? जी मैं यही आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ये पॉइंट देखिए, ये जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ठीक है जी। और ये जो कॉस्ट में पर यूनिट में चेंज आया, ये डिफरेंशियल आपने क्रिएट किया है उसका, ये टेक्निकली सेव हो गया। इसको अगर आप इस अंदाज से समझना चाहें तो कि पहले आपको एक मार्कर पड़ा था 8.5 रुपए का, अब पड़ा है 8 रुपए का। सो ऑपरेटिंग लेवल चेंज होने से आपकी कॉस्ट सेविंग जनरेट हो रही है पर यूनिट, और यही प्रॉफिटेबिलिटी का बाइस बनेगी आगे। ये आप अगर देखें तो प्रॉफिट्स में जो फर्क है वो यहीं से क्रिएट हो रहा है जी। करें इससे आगे बात। अगर आपके स्टिल पॉइंट्स होंगे तो आई विल बी अवेलेबल आफ्टर द क्लास फॉर इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आए जी, एक और क्वेश्चन था इसी अटेम्प्ट में, दैट वाज सावरी लिमिटेड मोटरसाइकिल्स। प्लीज जल्दी से जल्दी स्पीड मारें। जिट की एप्लीकेशन ये है कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। सो अगर हम इसको देखें एक एक करके, इसकी वर्किंग्स की बात करें और फिर सोल्यूशन को ओवरऑल डिस्कस करें, तो उसने जो सजेशन नंबर 1 है न्यू प्लांट एंड मशीनरी के लाने की वजह से उसके ऊपर सेविंग्स इन लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट कंप्यूट की है। क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट था वो ये था प्रोडक्शन निकालना। ऑल्दो हमारी CVP एनालिसिस की ये बेसिक असम्पशन ये थी कि स्टॉक्स आर ईदर केप्ट कांस्टेंट और एट जीरो लेवल, लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं था। सो आई डोंट नो एनी जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया कितने लोगों ने प्रोडक्शन सही निकाली, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट लैप्स इन दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। बिकॉज इसको एक और एंगल से देखें कि जो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी है उसमें उसने इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट की है। मैं अगेन इस बात को लिंक करूंगा मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, वहां भी हम ऐसे ही करते हैं। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं पहले उनकी कॉस्ट एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद फिर हम इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट पास करते हैं। तो ये भी बिल्कुल मार्जिनल कॉस्टिंग की तरह या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरह का क्वेश्चन किया गया था कि पहले आपने प्रोडक्शन की कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी है, मीनिंग देयर बाय जो मटेरियल की कॉस्ट है 8,34,000, ये यूनिट सोल्ड का इक्विवेलेंट मटेरियल नहीं है बल्कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का मटेरियल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये रियलाइज करने की जरूरत थी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में प्रोडक्शन निकालनी चाहिए थी, इसलिए कि जो सेविंग्स होंगी वो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की बेस पे होंगी, ना कि यूनिट सोल्ड की बेस पे होंगी, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे ऑफ द वे हिंट देता हूं आपको, जैसे जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग होती है तो उसमें जो जॉइंट कॉस्ट होती है वो एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हालांकि मेथड होता है सेल्स वैल्यू मेथड, मार्केट वैल्यू मेथड, लेकिन हम नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड की बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट नहीं करते बल्कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की मार्केट वैल्यू निकाल के उसकी बेस पे जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, बिकॉज वो जॉइंट कॉस्ट इंकर हुई होती है उतने यूनिट्स बनाने के लिए। तो सेम इज ट्रू फॉर हियर। सो पहले प्रोडक्शन निकालनी थी और उसके साथ ही उसने आगे जाके बताया था कि अगले साल आपने 28,000 सेल करने हैं, तो आप पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन निकालते 26,000 और फिर 28,000 बनाने के लिए 2,000 का इंक्रीमेंटल होता, तो अगले साल 28,000 की कॉस्ट निकलती। तो पहले उसने करंट ईयर के अंदर मटेरियल की कॉस्ट निकाली, फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट अगले साल की कंप्यूट करके उसमें ऐड की, वो टोटल मटेरियल कॉस्ट हो गई। फिर उसने इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऐड किया, सो ये 970 कॉस्ट आ गई एग्जिस्टिंग सिनेरियो के अंदर। फिर उसने कंप्यूट की कॉस्ट, मैं अभी मटेरियल के एंगल से बात कर रहा हूँ,
अगर नई मशीन खरीदी जाती है तो नई मशीन खरीदी जाती है तो लॉस रिड्यूस हो जाता है। तो पहले उसने कॉस्ट निकाली एट द एग्जिस्टिंग लॉस 4%, तो इसका मतलब है कि इनपुट होगी, जो आउटपुट आई वो होगी 96%, और अब लॉस हमारा रह गया 2%। तो 90 अगर 2% लॉस रह गया तो ये जो कॉस्ट है ये अब 96% की कॉस्ट नहीं है, ये 98% की कॉस्ट है। तो उसको 98% से लिंक करके फिर लॉस की कॉस्ट निकाली, तो ये लॉस ऑफ कॉस्ट आ गया बिफोर डिस्काउंट, आफ्टर लिखा हुआ ये बिफोर डिस्काउंट है, यहाँ दैट इज नेट ऑफ डिस्काउंट है। उसके बाद चूंकि जिट कर रहे हैं तो डिस्काउंट लॉस्ट हो गया, तो डिस्काउंट लॉस्ट की कॉस्ट निकाली, ये 9,50,000 है डिस्काउंट के साथ 98.5%, तो 100% निकाल लें या 1.5% का डिस्काउंट निकाल लें, तो डिस्काउंट जो लॉस्ट हुआ 14.477 वो इसमें ऐड किया, तो नई मशीन के साथ रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई 965, एग्जिस्टिंग मशीन के साथ 970, नई मशीन के साथ 965, सेविंग्स जनरेट होगी 5329 की। ये ऊपर जाके हमने स्टेटमेंट में प्लेस कर दी। बिल्कुल सेम इन्हीं लाइंस पे लेबर की सेविंग निकाली, वो 56,000 होगी, वो ऊपर जाके प्लेस कर दी। फिर वर्किंग टू निस्बतन आसान है, वारंटी की कॉस्ट है, एग्जिस्टिंग 28,000 पे 1% पे 4,000 के लिहाज से वारंटी आती है 1120, और अब वो वारंटी की कॉस्ट पर यूनिट 4,000 से कम होकर 3500 हो जाएगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.4% रह जाएगी, तो कॉस्ट आएगी 392, सो सेविंग जनरेट हुई 728। ये वहाँ जाके हमने वापस प्लेस कर दी। उसके बाद हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट निकाली वर्किंग 3 में। इस वक्त हमारा ऑर्डर साइज है 14,000 और साल के 2 ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं, और एवरेज इन्वेंट्री निकाली। यहाँ इससे हटके ऑल्दो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सवाल है, लेकिन यहाँ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अप्लाई हुई है। सेफ्टी स्टॉक, जब पहले साल कंपनी ये कहती है कि हमने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है, तो जो फर्स्ट ईयर ऑफ परचेजेज होती है उसमें सेफ्टी स्टॉक को बाय करना पड़ता है। लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर कंपनी ऑलरेडी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रही है तो सब्सिक्वेंट परचेजेज में सेफ्टी स्टॉक को बाय नहीं करती। अगर मेरे लाहौर में रहने का खर्चा है 5,000 रुपया और 1,000 मैंने सलाने में छुपा के रखना है, तो मैं वालिद साहब से पहले महीने 6,000 रुपये लेकर आऊँगा, लेकिन आइंदा आने वाले महीनों में मैं 5,000 ही लिया करूँगा, 6,000 नहीं लूँगा। वो जो 1,000 रुपये मैंने सलाने में छुपाना तो ऑलरेडी छुपा हुआ पड़ा हुआ है। सो ये एक आस्पेक्ट है, बट इसका दूसरा आस्पेक्ट है जो उसकी कैरिंग कॉस्ट है। अगर यही फंड वालिद साहब ने बोरो करके दिए होते तो जो 1,000 रुपया सलाने में छुपाया हुआ है उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कांस्टेंट आएगी। सो ऑल्दो जब आपके फर्स्ट ईयर के बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स आएंगे, उन सब्सिक्वेंट ईयर्स में आप सेफ्टी स्टॉक बाय नहीं करेंगे, लेकिन आप सेफ्टी स्टॉक कैरी कर रहे होंगे। तो आप सेफ्टी स्टॉक अगर कैरी कर रहे होंगे तो उसकी कैरिंग कॉस्ट में सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट भी शामिल होगी। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन में भी बहुत दफा टेस्ट हुआ है ये पॉइंट, और डिसीजन मेकिंग में भी टेस्ट हुआ है। सो मैं बात को सम अप करता हूँ, रिपीट करता हूँ। सेफ्टी स्टॉक अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस है तो हम एनुअल रिक्वायरमेंट में सेफ्टी स्टॉक को शामिल करेंगे, बट सब्सिक्वेंट ईयर्स में एनुअल रिक्वायरमेंट में सेफ्टी स्टॉक शामिल नहीं होगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट में सेफ्टी स्टॉक शामिल होगा, इसलिए कि आपने इस साल बाय बेशक नहीं किया लेकिन आप कैरी कर रहे हैं। सो यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया गया, इसलिए उसने एनुअल रिक्वायरमेंट में 4,000 का सेफ्टी स्टॉक शामिल नहीं किया, लेकिन जब उसने उसकी कैरिंग कॉस्ट कंप्यूट की तो उसने इस कैरिंग कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए 4,000 का सेफ्टी स्टॉक शामिल किया। सो वो आ गई उसकी कैरिंग कॉस्ट, और एग्जिस्टिंग और प्रपोज से सेविंग निकाली 1.331। ये सेविंग उसने ऊपर जाके ऐड कर दी। इसके बाद सेविंग इन फैक्ट्री ओवरहेड्स अदर देन डेप्रिसिएशन ये वर्किंग 4 में निकाली गई हुई है, और फिर इंक्रीज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स ड्यू टू डेप्रिसिएशन वो निकाली है, और कंक्लूजन ये निकाला है कि इम्प्लीमेंटेशन कर देनी चाहिए बिकॉज 74 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है। बट कंक्लूजन की लास्ट 2 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्किंग स्कीम यहाँ अवेलेबल नहीं है। आई बिलीव कि इसके 2 से 4 या 5 नंबर ज़रूर होंगे जिसमें उसने एनालाइज किया है कि जिट आपके लिए फेजिबल नहीं है, आप जिट पे मत जाएं, बिकॉज जिट को इम्प्लीमेंट करने की वजह से आपको सेविंग जनरेट हो रही है 13,000 की, लेकिन उसके मुकाबले में जो आपका डिस्काउंट लॉस्ट हो रहा है वो 14,000 का है। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपको जिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, तो इसका एक इससे एडवांस्ड वर्जन बनना चाहिए था।
अगर ये प्रैक्टिकल लाइफ का सवाल होता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पहले ये वर्किंग जानी चाहिए थी, इसके बाद अगली वर्किंग जानी चाहिए थी। और उस अगली वर्किंग में आप कहते हैं कि हमने मशीन की हद तक तो एग्री करते हैं लेकिन जिट की हद तक एग्री नहीं करते। यहाँ इसलिए नहीं उसने किया गया कि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसमें जो उसने वर्ब यूज किया है वो रिकमेंडेशंस है, तो उसकी वजह से ये एक फीलिंग आती है कि आपने यहाँ तो मेरी दोनों बातें माननी है या कोई नहीं माननी। ठीक है जी। सो इस तरह से सवाल सॉल्व किया गया। अदरवाइज अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो बनाया जाए तो इस सवाल को इससे आगे जाना चाहिए था और ये जिट का इम्पैक्ट इसके अंदर आना चाहिए था। आप इसको कहते हैं कि भाई जिट आपके लिए सूट नहीं करता। जिट इंप्लीमेंट करने की वजह से आपको सेविंग जनरेट हो रही है 13,000 की, ये हमने वर्किंग 3 में कंप्यूट किया है। लेकिन वर्किंग 4 में देखें